नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आज है हम लोग बीपीएससी का जो मेंस है, उस मेंस की तैयारी हम कैसे करें, मेंस के प्रश्नों को हम कैसे लिखें। पहले जो विषय होते थे बीपीएससी में, एक वैकल्पिक विषय होता था जिसका हमें उसमें नंबर ऐड होता था। 300 अंकों की विषय होती थी। अब उस वैकल्पिक विषय को रिप्लेस कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है और वैकल्पिक विषय को क्वालिफाइंग सिर्फ पास करने हेतु उसको रखा गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है। उस जगह पर बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग में निबंध को रखा गया है, एसे को रखा गया है। निबंध एक सामान्य चीज नहीं होती है, यह कोई लेख नहीं होता है। निबंध आत्मा की आवाज होती है। आप कह सकते हैं या है ही कि यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक साक्षात्कार है, इंटरनल इंटरव्यू है यह। और इसे लिखना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझ पाते हैं। तो अब वैकल्पिक विषय जब हट गया है तो निबंध की भूमिका जो लोक सेवा आयोग में है वह काफी इसकी महत्ता बढ़ गई है। निबंध ऐसे भी पूछे जाते थे बीपीएससी में, लेकिन वो हिंदी जो विषय होते थे क्वालिफाइंग 100 अंकों की, उसमें निबंध पूछे जाते थे। अब 300 अंकों का अलग से निबंध की परीक्षा ही होगी और वह पूछा जाएगा। 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड 100 अंक की होंगी। तो यह जो विषय है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रखता है, उसमें महत्व रखता है, अपना स्थान रखता है। पहले वैकल्पिक विषय रखता था। अब चूंकि वैकल्पिक विषय को सिर्फ क्वालिफाइंग किया गया है, तो अब जीएस का जो पैटर्न होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, हमने पहले बीपीएससी मेंस की सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं हम। तो उसमें यदि ऑप्शनल को हटा दिया गया है तो जीएस के पैटर्न में, उसके लिखावट में, उसके चीजों में, उसके प्रश्न की आने की संभावनाओं में अंतर तो आएगा ही। तो जीएस कुल मिलाकर के कहें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैकल्पिक विषय हट गया है तो इसकी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जीएस में हुआ करते हैं अब पिछले 2 बार से, यानी कि जब से ऑप्शनल हटाए गए हैं, कि जो बहुत पहले बीपीएससी का जो एक पैटर्न था पूछने का मेंस में, वह अब नहीं दिखता है। प्रवृत्ति ही चेंज हो चुकी है। क्योंकि सारे ऑप्शनल हटे हैं तो सारे विषय की सारगर्भिता जीएस के ऊपर आ गई है। तो जीएस मेंस के 2 पेपर और निबंध है। अब जीएस के मेन पेपर भी सारे विषय की महत्ता काफी बढ़ी हुई है, उसके पैटर्न बदले हैं, क्योंकि ऑप्शनल हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। ऑप्शनल को सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है, वो भी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो जीएस के प्रश्नों को हम कैसे लिखें? निबंध तो एक अपना स्थान रख ही रहा है, हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि जीएस के प्रश्न अब कैसे लिखें। जब ऑप्शनल को हटा दिया गया है तो विषयों की गरिमा इसमें आ गई है। जीएस में पहले भी विषय ही होते थे, लेकिन उसका एक रटा रटाया सिलेबस था, वही पैटर्न थी, वही क्वेश्चन पूछे जाते थे, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पैटर्न चूंकि ऑप्शनल हटा है, इसके वजह से उसके प्रवृत्ति में चेंजेज आए हैं, वेरिएशन आए हैं, क्योंकि सारे अपने अपने विषय के विशेषज्ञ उसमें तो घुसाएंगे, उसी विषय में जीएस का परीक्षा में ही, जीएस के पैटर्न में ही प्रश्न को घुसाएंगे ना, वो कहाँ ले जाएंगे। तो जीएस प्रश्नों को हम कैसे लिखें? तो हम उदाहरण दे करके प्रश्न को लिख करके हम उस प्रश्न को कैसे लिखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। उस प्रश्न को पैटर्न बताएंगे, उस प्रश्न के लिखने के तरीका को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि लिखना एक बहुत बड़ा कला है। आप यह समझें कि 10 साल सिविल सेवाओं में झोंक देने के बावजूद भी, विषय की सारगर्भिता रखने के बावजूद भी, बेहतर समझ रखने के बावजूद भी व्यक्ति बढ़िया लिख नहीं पाता है। लिखना एक कला है और उसको डेवलप करना पड़ता है।
और आप जितना लिखेंगे, जितने प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे, उतनी लिखावट आपकी बेहतर होती है, उतने ही अच्छे अंक मिलते हैं। चूंकि मैं भूगोल पढ़ाता हूं, भूगोल और पर्यावरण, हमारी विषय की विशेषज्ञता भूगोल में ही है, तो हम भूगोल के प्रश्नों को हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रख करके आने वाले संभावित जो प्रश्न है परीक्षा में, खास करके जो अभी 17वीं बीपीएससी मेंस का है, उसमें जीएस के प्रश्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। बाकी टीम के मेंबर, वेदांता आईएएस के मेंबर अन्य अपने अपने विषयों को पूरा करेंगे, उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो जीएस के प्रश्न में, बीपीएससी में जो प्रश्न अब बन रहे हैं ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी अकेला नहीं होता है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी भी जुड़ा होता है। हमने सिलेबस में चर्चा किया है, भूगोल के साथ अर्थव्यवस्था भी जुड़ा हुआ आता है, भूगोल के साथ अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो इकोनॉमी ज्योग्राफी के पार्ट होते हैं। अलग से अर्थव्यवस्था की चीजें नहीं पूछी जाती है, जो ज्योग्राफिकल चीजें होती है वही पूछे जाते हैं। और यदि आप ज्योग्राफी, भूगोल के कॉन्सेप्ट को कर लें तो आप इकोनॉमी नहीं भी करेंगे तो आपको वहां से प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, आप बेहतर अंक ले आएंगे। तो भूगोल के सिलेबस में जो पहला चैप्टर है जहां से प्रश्न बनते हैं वह है आपका संरचना। संरचना से पहला चैप्टर भूगोल का, संरचना से प्रश्न बनते हैं। संरचना का मतलब बिहार का संरचना, भारत की संरचना। संरचना का मतलब कि उच्चावच के इंटरनल क्या है, उसकी खनिजों के संगठन क्या है और उसका स्वरूप कैसा डेवलप हुआ, वो कैसा बना है, ये संरचना के अंतर्गत आएंगे। संरचना का मतलब संगठन, खनिजों का संगठन, संगठन इसको कहेंगे, संगठन नहीं, संगठन और इसका जो स्वरूप बना, प्लस क्या स्वरूप जो बना, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अब है कि संरचना के तहत भारत के भूगोल में, अब वर्ल्ड का संरचना नहीं है बीपीएससी में, भारत और बिहार की संरचना की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग है तो यहां से प्रश्न बिहार के बनते हैं। तो संरचना से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब सिलेबस पर आ गए हैं ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न हम सिलेबस में लिखवा चुके हैं, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न में अथवा अथवा करके होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो होता है वो A, B, C, D, E करके 5 रहते हैं, अनिवार्य होते हैं, जिसको आपको लिखना ही है। 38 अंकों की प्रश्न, टोटल 114 अंक की प्रश्न होते हैं। टोटल कितना अंक का होता है? 114 अंक का होता है, जिसमें पहला प्रश्न 38 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न जो है ए अथवा बी करके, ए अथवा बी में 1 का उत्तर लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न में ए अथवा बी करके इसमें से 1 का उत्तर लिखना है, 2 में से किसी का लिखिए। और पहला जो क्वेश्चन है अनिवार्य है, सभी का उत्तर लिखना। तीनों जो है वो प्रश्न जो है 38 अंक की होती है। अब उसमें ज्योग्राफी में हम अब टॉपिक पर आ गए हैं। जो पहला टॉपिक हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी में 14 से 15 टॉपिक को हम चर्चा करेंगे। अब प्रत्येक टॉपिक से 3-3 प्रश्न हम करेंगे, 2-3 प्रश्न। और आप आस्था के साथ, विश्वास के साथ यदि इन 40-45 प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो जितने भी प्रश्न भूगोल से आएंगे बीपीएससी मेंस में, उस सारे आपका यहां से क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे।
तो अब संरचना से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, यह आप समझने का प्रयास करें। संरचना से प्रश्न एक बन सकते हैं भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास एक प्रश्न यहां से बन सकता है। किसका भूगर्भिक इतिहास? तो भारत का भी भूगर्भिक इतिहास बन सकता है, या बिहार का भी भूगर्भिक इतिहास बन सकता है, बिहार का भी बन सकता है। दोनों में से कोई भी बनाया जा सकता है प्रश्न। भारत का भूगर्भिक इतिहास का वर्णन करें, लिखें। जो हम आज उच्चावच ये देख रहे हैं, भारत का जो उपमहाद्वीपीय भाग देख रहे हैं, एक किन किन कालक्रम में, किन किन कालखंडों में कैसे कैसे बना है, उसकी चर्चा इसमें करना है। और अपने से उस कालखंड में जो बने हैं उच्चावच स्थलाकृति, उसकी पूछे या ना पूछे, फिर भी एक दो लाइन में उसका महत्व को दिखा देना है। दूसरा जो प्रश्न बन सकते हैं वह क्या बन सकते हैं? तो जो बना उच्चावच, तो उसमें संरचना का क्या रोल है, यानी कि इंटरनल पार्ट्स, खनिजों के संगठन का क्या रोल है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसको होने से इंटरनल क्या ऐसा हुआ कि हिमालय इतना ऊंचा हो गया, और हिमालय जब इतना ऊंचा हुआ तो इंटरनल क्या ऐसी चीजें हैं, कैसी चट्टानें हैं कि वहां पर उतनी खाई उत्पन्न हो गई, उतनी नदियां निकल गई। मैदान जो उच्चावच है हमारा, तो उसके इंटरनल पार्ट्स कैसा है कि जो ऐसा सपाट मैदान बन गया। प्रायद्वीपीय भाग है, वो कैसी संरचना है कि वहां पर उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हुआ, उसकी संरचना ही तो उसको बनाएगा। जैसे आप समझिए, यह धरातल की ही चीज नहीं होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी यह कॉन्सेप्ट लागू होता है कि व्यक्ति की संरचना कैसी है, मतलब किस कुल, खानदान, परिवार, उसकी परवरिश, पृष्ठभूमि से आता है, वह उसको बाह्य जो आदमी व्यक्ति बाहर में दिख रहा है वो चीजें पता चलता है। इसलिए व्यक्ति जब चलता है तो अपने साथ सिर्फ अपना शरीर, नाक, कान, मुंह, कान, पैर लेकर के नहीं चलता है, वह अपना व्यक्तित्व लेकर के चलता है। जहां का व्यक्ति है वह उस जगह का मिट्टी को लेकर के चलता है, उस परिवार के संस्कारों को लेकर के चलता है, उस देश की गरिमामय उपस्थिति उसके साथ जुड़ी होती है, उस गांव का, घर का, मिट्टी का, सब कुछ। इतना नहीं, गुरु उनके कौन है, किनका शिष्य है, गुरु का प्रभाव होता है। उसी प्रकार से जो उच्चावच देखते हैं हम धरातल पर, तो उसके इंटरनल पार्ट्स क्या है, उसकी संरचना कैसी है, उसका वो प्रभाव होता है। और उसकी क्या महत्ता होगी, उसका क्या महत्व होगा, उसको होने से वो है, संरचना होने से उसका उच्चावच उस प्रकार से दिख रहा है, तो उसका महत्व क्या है, उसका योगदान क्या है, तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न क्या बनेगा, संरचना का उच्चावच पर प्रभाव, उच्चावच पर प्रभाव, ये बन सकता है प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, संरचना से तीसरा प्रश्न बन सकता है, संरचना का खनिज पर क्या प्रभाव है, किस कालखंड का है तो वहां किस प्रकार की खनिजें होंगी। गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं तो वहां का खनिज किस टाइप का होगा, नवीन है तो वहां पर खनिज किस टाइप का होगा। तो संरचना बनाम खनिज एक प्रश्न बन सकता है, संरचना बनाम खनिज। एक प्रश्न बन सकता है, संरचना बनाम खनिज। और क्या प्रश्न बन सकता है, जहां पर जिस प्रकार की संरचना होती है वहां का मिट्टी भी उस पैटर्नल रॉक से संशोधित होते हैं, उसके अनुसार बनते हैं। देखिए, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु की तो अहम भूमिका होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैटर्नल रॉक कैसे हैं, मतलब
उसका आधार की चट्टानें कैसी है, वह मिट्टी निर्माण को निर्देशित करता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, काली मिट्टी। यदि वर्ल्ड वाइड आप वैश्विक स्तर पर पूरे ग्लोब में काली मिट्टी देखेंगे आप, तो जो मध्य अक्षांशीय प्रदेश है, जहां पर उसको चेरनोजम और चेस्टनट कहा जाता है, वहां पर उसको बनने में जलवायु की अहम भूमिका है। क्लाइमेट के कारण वैसा हो रहा है। कम वर्षा, ज्यादा कम नहीं, न ज्यादा अधिक, मध्यम वर्षा। वनों के पत्तियों को गिरना, उसमें गल सड़ जाना कम वर्षा के कारण। ज्यादा वर्षा होगा तो नीचे चल जाएगा, लेटराइट मिट्टी का रूप ले लेगा। एकदम कम वर्षा होगा तो भी गड़बड़ है। उतना वर्षा हो कि जिसमें वो गल सड़ सके, रासायनिक क्रिया हो सके, और इसके फलस्वरूप उसका रंग काला होना और उर्वरता का निर्माण हो रहा, उर्वर मिट्टी होना। ये क्लाइमेट का प्रभाव है। लेकिन भारत में काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, जो दक्कन का पठारी क्षेत्रों में, यहाँ का काली मिट्टी जो है वह संरचना के कारण काली हुई है। लोहे के ऑक्साइड के कारण काली हुई है। बेसाल्टिक और ग्रेनाइट चट्टानों के कारण उसका रंग काला है, ना कि भारत के जलवायविक विशेषता के कारण। भारत के दक्कन का पठार का मिट्टी जो है, महाराष्ट्र के तरफ, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, गुजरात का दक्षिण पूर्वी भाग में जो मिट्टी काली है, उसका रंग जलवायविक विशेषताओं के कारण नहीं है, जलवायु के कारण नहीं है। उसका रंग काला वहां के पैटर्नल रॉक के कारण है, चट्टानी संरचना के कारण है। तो यह एक और कहां पर प्रभावित करेगा संरचना को, और किस संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे? तो संरचना VS मिट्टी, माने संरचना का मिट्टी पर क्या योगदान है, मिट्टी का पर क्या प्रभाव है, मिट्टी से हम संरचना को कैसे कोरिलेट करके हम अध्ययन करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। अगला जो है एक और आप कह सकते हैं कि संरचना यदि भिन्न भिन्न है पूरे भारत के प्रदेशों में, उच्चावचीय प्रदेशों में, तो आप खनिज यदि भिन्न भिन्न है, संरचना है तो खनिज भिन्न भिन्न होगा, उच्चावच भिन्न भिन्न होगा, मिट्टी भिन्न भिन्न होगा, तो मानव का विकास जो है वह भी भिन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तटीय प्रदेश की जो संरचना होगी वहां का मिट्टी होगा, प्रायद्वीपीय पठार की जो संरचना और वहां की मिट्टी और खनिज होंगे, जो उच्चावच होंगे, वह सारे भिन्न हैं। और यह भिन्न किस लिए है? उसका संरचना का प्रभाव उस पर है, संरचना के कारण है। ऐसे में एक और अध्ययन जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रादेशिक विकास। संरचना VS प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विकास। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है BPSC मेंस के लिए, सिविल सेवाओं के लिए। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण सारे हैं, लेकिन संभावित प्रश्न, जहां से प्रश्न पूछे जाने की इस बार प्रबल संभावना है, संरचना का उच्चावच पर प्रभाव और एक संरचना VS प्रादेशिक विकास। ये चीजें, ये दो प्रश्न आप इस बार 17वीं BPSC मेंस में संरचना टॉपिक से, संरचना शीर्षक से आपको करके जाना है, इसको बेहतर करके जाना है। अब है कि इसको लिखेंगे कैसे, क्या तकनीक होगा लिखने का, और इस तकनीक में कैसे हम चीजों को जोड़ेंगे। बार बार यह बात बोला जा रहा है कि आप का जो मेंस का स्किल है एक अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, पीटी इन्फॉर्मेशन अलग चीजें होती है, सब कुछ अलग है। मेंस लिखना एक कला है, ध्यान में रखना है। जो संरचना का उच्चावच पर प्रभाव यदि लिखना है, या संरचना VS प्रादेशिक विकास लिखना है, तो हम कैसे इसको लिखें, कैसे हम जोड़ेंगे। भारत का भूगर्भिक इतिहास या बिहार का लिखना है, संरचना को खनिज से हमको जोड़ना है भारत के संदर्भ में,
संरचना को मिट्टी से जोड़ना है भारत के संदर्भ में, संरचना को प्रादेशिक विकास से जोड़ना है, हम कैसे चीजों को लिखेंगे। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को समझेंगे। लेकिन भूगर्भिक इतिहास को समझने से ज्यादा बेहतर है कि उसको एक कालखंड में बांट करके हम अच्छा से अध्ययन कर लें, समझ भी लें। मूलतः जो लिखने की कला आपको दिखेगी ये संरचना भी है, सूचावाच और बाकी चीजों में कैसे आप जोड़ रहे हैं, इसमें तो कुछ विशेष जोड़ना ही नहीं है। एक कालखंड को और उसकी विशेषताओं को लिख देना है, कुछ महत्व को लिख देना है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है। प्रश्न है संरचना का उच्चावच पर प्रभाव, संरचना भी प्रादेशिक विकास, कि संरचना प्रादेशिक विकास को किस तरह प्रभावित करता है। आप देखते हो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास में असमानता है। बिहार का प्रादेशिक विकास कुछ और है, उत्तर पश्चिम भारत का कुछ और है, प्रायद्वीपीय पठार का कुछ और है, हर जगह भिन्न भिन्न है। और उसका संरचना पर, उसके उच्चावच का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो चीजें हम लोग उस शीर्षक के माध्यम से, उस टॉपिक, उस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस में? क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपको ये समग्रता होनी चाहिए कि हम यदि एसडीएम बन करके जाए, चीजें हमारे अनुकूल हो, नीतियां बनाना हो, उसका क्रियान्वयन करना हो, तो हम किस प्रकार से इन चीजों से निपटेंगे। एक चीज और आप समझिए, हवाई बातें करना अलग चीजें हैं, शेर, चीता, बाकी चीज का उदाहरण देना भी अलग चीजें हैं। और लोग शेर का, बाघ का खूब उदाहरण लोग देता है, जो एक बिलाई सियार की प्रजाति है। घोड़ा का कोई उदाहरण ही नहीं ले रहा है। बाघ कहां तक सरवाइव करेगा? उसके लिए एक क्लाइमेटिक दशा होती है, हर जगह बाघ, शेर सरवाइव नहीं कर सकता है। और वो जंगल का राजा हो सकता है सिंह शेर, यहां का राजा नहीं ना हो सकता है। घोड़ा को कॉन्सेप्ट को अपनाइए, चेतक बनिए, बुके फलाम बनिए, हर मौसम, हर परिस्थितियों में वो छलांग लगा सकता है। उदाहरण ही गलत लोग गढ़ लिया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, 901 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक और बिहार में बन रहा है, कैमूर। तो एक बाघ का रेंज ही है जिसमें वो दौड़ सकता है, घूम सकता है, चल सकता है। उसके बाहर वो बिलाई की ही प्रजाति है, घोड़ा का कोई रेंज नहीं है। पूरा विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर का भी एक प्रिय घोड़ा था बुके फलाम। हमारे महाराणा प्रताप जी का चेतक बड़ा प्रिय घोड़ा था, पूरी छलांग लगाया, हर परिस्थिति में छलांग लगा सकता है। तो प्रयास बेहतर घोड़ा होने का चाहिए। शेर, बाघ, चीता, बिलाई की प्रजाति बनने से बढ़िया है चेतक बने। तो हवाई में नहीं, आप लिखते कैसे हैं, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा। ज्ञान का परिमार्जन तो पीटी में हो चुका है, यहाँ कला की परिमार्जन करना है। और बहुत विद्यार्थियों का, बहुत लोगों का, अपने साथ में सर्किलों का यह भी बात सुनते हैं कि हम 2 बार 3 बार 4 बार इंटरव्यू दिए हैं। अच्छी बात है, वो आपका सारगर्भिता आ गई है। समस्या यह है कि आप 5वां बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरा बार भी दे रहे हैं, या पहला बार भी दे रहे हैं। सचिन शतक लगाने वाला व्यक्ति कोई जरूरी है कि अगला बार शतक मार ही दे? कोई जरूरी नहीं। फिर से 0 से स्टार्ट करता है। तो हर बार इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति भी अगला बार इंटरव्यू दे ही, पास ही कर जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। सिविल सेवा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम होता है, क्रिकेट की भांति। फिर से 0 से खेलना पड़ेगा। एक एग्जाम बेहतर की, एक मैच, अच्छी बात है, मनोबल बढ़ता है, शैली डेवलप हो जाती है। लेकिन आप अगला बार उतर रहे हैं, आप 69वीं में इंटरव्यू दी हैं, अच्छी बात है, आपकी शैली, कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ता है। लेकिन 70वीं में आप दे रहे हैं तो आपको पुनः 0 से खेलना पड़ेगा। वही पीटी, वही मेंस, वही इंटरव्यू, और आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
चीजें समझनी पड़ेगी। अब हम एक प्रश्न को देखते हैं कि कैसे लिखना है। संरचना का उच्चावच पर प्रभाव को हम समझने का प्रयास करते हैं, बाकी सारे को हम समझेंगे। पहले उसको दो हम टिक किए हैं। यह एग्जाम इस बार 17वीं के ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जितने प्रश्न लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतनी बेहतर होगी और आप बेहतर कर पाएंगे। लिखने देखिए इसको कैसे लिखा जाए। संरचना का उच्चावच पर प्रभाव, यानी कि संरचना और उच्चावच, उच्चावच इसको कैसे लिखा जाए। देखिए दो ढंग से इसको लिख सकते हैं। संरचना का उच्चावच पर प्रभाव दो ढंग से लिख सकते हैं। पहला कारण है, पहला जो ढंग है, तरीका है, संरचना में क्या क्या चीजें आ रही है तो उसका संघटन, और उच्चावच में क्या आ रही है, उसके ऊपर का स्थलाकृति कैसा है, घाटी है, पहाड़ है ना, मैदान है, समतल है, तल है, तटीय मैदान है, ये सब चीजें उच्चावच। पहला चीजें है कि धरती के अंदर क्या है, उसका ऊपर में प्रभाव क्या है। तो उच्चावच को हम बांट लीजिए। उच्चावच हिमालय यानी कि उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, तो हम हिमालय लिख देते हैं। तो हिमालय बांट लिए एक। तो हिमालय का हम लिखेंगे कि संरचना क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है। यानी कि पहला उच्चावच हो गया हिमालय। तो हिमालय का संरचना क्या है, उसके अंदर क्या है ऐसा कि हिमालय इतना ऊपर उठ गया है, और ऊपर उठा तो उसका प्रभाव क्या, उसका महत्व क्या है, ये पूरा हम इसको लिखेंगे। अगला पॉइंट देंगे, दूसरा क्या है आपका, हिमालय के बाद उच्चावच यानी उत्तर का विशाल पर्वतीय, बाद के प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार का भी सेम चीजें लिखेंगे। क्या है फिर उस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर की संरचना, जो प्रायद्वीपीय पठार इस प्रकार से है, तो वही चीजें हम लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार भी संरचना को लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट देकर के लिखेंगे, और कौन है उच्चावच में, तो उच्चावच में आपको तटीय मैदान है, तटीय मैदान और मध्यवर्ती मैदान। तो इसका संरचना लिखेंगे, क्या है उसके अंदर में, इस टाइप का मैदान का निर्माण हुआ है। चौथा में क्या है, द्वीप समूह है, तो इसका संरचना लिखेंगे। और अंत में इन सबों को लिखने के बाद संरचना का पैराग्राफ दे करके इसके भारत के संदर्भ में महत्व की चर्चा करते हुए, जो देखिए निष्कर्ष क्या होता है ना, कि जो हमने ऊपर में लिखा है उसका निचोड़ होता है, तो वो निचोड़ को हम महत्व को निर्देशित करते हुए चीजों को हम लिख डालेंगे। और निष्कर्ष 7-8 लाइन में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब है कि इसमें भूगोल है, मानचित्र देना जरूरी है। तो जब आप भारत के मानचित्र को बनाइएगा तो आप उच्चावच को तो दर्शा सकते हैं, ये वाला चीजें उच्चावच को आप दर्शा सकते हैं। हिमालय को, पठार को, मैदान को, मध्यवर्ती मैदान को, द्वीप समूह को, ये चीजें दर्शा सकते हैं हिमालय के भारत के मानचित्र में। लेकिन उसके नीचे का संरचना कैसे दर्शाइएगा। तो भारत का मानचित्र उच्चावच के लिए भौतिक विभागों को बांटने के लिए दर्शा सकते हैं, लेकिन उसमें संरचना को नहीं दर्शा सकते। तो जब भी संरचना और उच्चावच का जब प्रश्न आए तो भारत का मानचित्र देकर के उसको नहीं दर्शा पाइएगा, संभव ही नहीं है।
तो आपको इन जगहों पर मानचित्र कैसा होगा? तो प्रोफाइल चित्र होगी। क्या होगा? प्रोफाइल चित्र होगा। प्रोफाइल चित्र कैसा होगा? प्रोफाइल चित्र ऐसा हो सकता है, ये हो गया, देखिए ये प्रोफाइल चित्र हो सकता है। ये क्या है? महान हिमालय है। ये क्या है? मध्य हिमालय है। यहां पर क्या है? दून की घाटी है, शिवालिक। और ये जो है ये क्या है? ये मध्यवर्ती मैदान है। ये क्या है? पठार है प्रायद्वीपीय। ये क्या है? तटीय मैदान है। और उधर आप द्वीप समूह है। अब देखिए ये जो यहां पर देख रहे हैं, ये कैसी संरचना है? ये नवीन संरचना है। ये कैसा है? पठार कैसा है? प्राचीन है। तटीय मैदान कैसा है? यह भी नवीनतम है। और आपको द्वीप समूह कैसा है? तो द्वीप समूह आपको नवीन संरचना है, हिमालय का भाग है। और एक प्रवाली संरचना है जो आपको उधर आया। अब आप दिखा रहे हैं कि ये नवीन है, मुर्दार पर्वत है। मध्यवर्ती मैदान नवीनतम है, यानी कि नवीन से भी नया है। प्रायद्वीपीय पठार काफी कठोर है, तो हम उच्चावच को भी दिखा दिए और उसके नीचे की जो संरचना है किस तरह का है, कहां से कैसे है, ये दिखा दिए। तो ये प्रोफाइल चित्र के माध्यम से, प्रोफाइल फिगर के माध्यम से इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब चूंकि हिमालय को भी दिखाना है, प्रायद्वीपीय पठार को सब अलग अलग दिखाना है, तो अलग अलग उसकी विशेषताओं को हम दिखाएंगे। जैसे हम एक तो ये तरीका हो गया आप लिखने का, और इसको इस मैप के माध्यम से आप दिखा देंगे और निष्कर्ष डाल देंगे। एक दूसरा तरीका क्या है लिखने का? पैराग्राफ चेंज करके। ये पॉइंट में लिख दिए। पॉइंट में लिखने का तरीका है, हर उच्चावच को ले लेंगे, या मान लें कि उच्चावच को इधर रखेंगे, संरचना VS हिमालय, प्रायद्वीपीय संरचना VS प्रायद्वीपीय पठार, संरचना VS तटीय मैदान और मध्यवर्ती मैदान, संरचना VS द्वीप समूह, इसको इधर कर देंगे। अब एक दूसरा तरीका जो है लिखने का, पैराग्राफ चेंज करके है लिखने का। पैराग्राफ जब भी चेंज करेंगे तो आप उसके विपरीत का जो तुलनात्मक चीजें रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे हम पहले हिमालय के उच्चावच है, उसमें संरचना का क्या प्रभाव है हम लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि यह नवीनतम चट्टानों से बना है, लेकिन उसके गांठ में कठोर चट्टानें भी पाई जाती हैं। लेकिन इसको इतना ऊपर उठने का कारण क्या है? कि नवीन है, और बलन मोड़ के कारण, बलन के कारण यह इतना ऊपर उठा है। नवीन है, ऊपर उठ गया है। नवीन भी है, नया भी है, तो उसका अपर्दन निक्षेपण कम हुआ है। तो और अपर्दन निक्षेपण जब कम हुआ है तो अभी तक ऊपर में उठा हुआ है, तो सबसे ऊंचा मुर्दार पर्वत है। अब जब ऊपर उठा हुआ है तो उसका ढाल क्या होगा? वह भी काफी तीव्र होगा। और जब ढाल तीव्र होगा तो नदी के बेड को, जहां पर वो चल रही है, उसको ज्यादा काटेगी, किनारों को कम काटेगी। तो नदी घाटी अधिक बनेंगे, गहरा गॉर्ज कैनियन का निर्माण होगा। तो ये हम हिमालय के उच्चावच का संरचना का हम लिखें। अब उसके तुरंत वहां पर मैप दे देंगे, जैसे कि हमने यहां पर मैप दे दिया हिमालय का संरचना का, हिमालय पर मैप ये बना रहे हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये तली को ज्यादा काट रहा है। क्यों? क्योंकि बलन के कारण नवीन है, इसलिए अपर्दन निक्षेपण नहीं हुआ, तो इसकी हाइट काफी अधिक है। और जब हाइट काफी अधिक रहेगी तो उसका ढाल जो होगा काफी अधिक रहेगा। ढाल जब अधिक रहेगा तो जो भी वहां से
नदियां निकल रही है, तो वो अपना पार्श्व के अपेक्षा तली को ज्यादा काटेगा, तो गहरा गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होगा। यही चीज हम यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं। ये तली को कम काट रहा है और इसको पार्श्व को, किनारों को कम काट रहा है, क्षैतिज अपर्दन कम कर रही है, और वो नीचे में तली की अपर्दन ज्यादा कर रही है। तो ये हम दिखा दिए यहाँ पर मैप। अब जब हिमालय की संरचना को हम दिखा दें कि यहाँ ये होने से ये है, ढाल अधिक है, पार्श्व किनारों को क्षैतिज अपर्दन कम, तलीय अपर्दन ज्यादा करते, इसके कारण गहरी घाटियों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसे नीचे के मानचित्र में समझा जा सकता है। जबकि यानी हिमालय ऐसा क्यों है, तो वो संरचना को हम दिखा दें कि नवीन है, बलित है, मुर्दार है, हाइट पर गया है, नवीन है इसलिए क्षरण नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण हो गया है। अब जबकि करके पैराग्राफ चेंज करके ये एक पैराग्राफ में लिखें, हिमालय का पैराग्राफ में लिख दीजिए, हिमालय के संदर्भ में लिख दिए। अब पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि जबकि, अब इसका तुलना हम किससे करेंगे, हिमालय का तुलना हम किससे करेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार, वो नवीन तो सबसे प्राचीन में जाएंगे। तो प्राचीन क्या हो गया आपको, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम तुलनात्मक अध्ययन कर देंगे यहां पर जबकि करके। जबकि प्रायद्वीपीय पठार काफी प्राचीन श्रृंखला है, यह भी मुर्दार था, लेकिन इतना प्राचीन है कि वह अब कट छट करके अवशिष्ट के रूप में बच गया है। अरावली का उदाहरण ले लेंगे, क्या अरावली इसी प्रकार की पर्वत श्रेणी है जो काफी प्राचीन है, प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। या और कोई का सतपुड़ा महादेव का ले लेंगे उदाहरण। अब चूंकि कट छट करके छोटा हो गया है तो हाइट कम है, अब हाइट कम रहेगा तो ढाल कम होगा। अब ढाल कम होगा तो क्या करेगा, ढाल जब कम है तो वह क्षैतिज अपर्दन ज्यादा करेगा। क्या करेगा, क्षैतिज अपर्दन ज्यादा करेगा, तली को कम काटेगा, तो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का विकास होगा, गहरी गोर्ज और कैनियन का विकास नहीं होगा। चूंकि प्राचीन है और ये पेंजिया का भाग था तो कठोर चट्टानी संरचना है, तो यह अपने साथ यहां पर नदी गाद सिल्ट मलबा भी नहीं लेकर के उतना जाएगा। तो ये जो डेवलप हुआ यहां पर जो उच्चावच क्यों हुआ, क्योंकि प्राचीन था, कठोर चट्टानी भाग था, हाइट तो पहले थी लेकिन वह अब अवशिष्ट के रूप में बच गया है, बहुत पुराना है, इसलिए अपर्दन निक्षेपण के कारण अब उसकी हाइट कम बच गई। हाइट कम है तो ढाल कम है, ढाल कम है तो गॉर्ज कैनियन का, गहरी घाटियों का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तली की अपेक्षा अपने क्षैतिज अपर्जन कर रही है, पार्श्व काट रही है। तो इस प्रकार के आपको स्थलाकृति का निर्माण होगा। यहां पर ये मैप दे दीजिएगा। इसके बाद अब आ गया कौन सा टॉपिक आ गया, हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय भाग को भी हमने बता दिया, प्रायद्वीपीय पठार के विषय में भी हमने लिख दिया पैराग्राफ चेंज करके। पुनः पैराग्राफ चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, तटीय में मध्यवर्ती मैदान और तटवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान नवीनतम संरचना है, और यह बना कैसे है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से बना है। तो पूरी तरह से जलोढ़ का क्षेत्र है, तो नवीनतम संरचना है वह, तो उसको हम दिखा दिए पैराग्राफ चेंज करके। पुनः हम लोग उसी प्रकार से तटीय मैदान का भी निर्माण हुआ, तो उसी में इंक्लूड करके तटीय मैदान का हम लिख देंगे कि यह समतल मैदान का निर्माण हुआ है, और इसी प्रकार से तटीय मैदान का निर्माण हुआ। अब हम लोग द्वीप समूह के विषय में आ जाएंगे, पैराग्राफ पुनः चेंज करके। उसमें लिखेंगे कि द्वीप समूह भारत के दो हिस्सों में है, एक जहां पर प्रवाली संरचना है इसलिए उसकी कोई चोटी ऊंची नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्रवाल मर जाएगा, तो ऊंची चोटी का विकास नहीं हुआ जो अरब सागर में है। जबकि दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में निर्मित द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही अंग है, तो वह एक नवीन संरचना है, मुर्दार पर्वत की श्रृंखला का वह भाग है, इसलिए वहां ऊंची चोटी भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसका वहां संरचना का प्रभाव है।
सैडल पिक, उसका उदाहरण दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने पांचों उच्चावच जो है भारत का, वो दिखा करके उसके संरचना के चीजों को हमने इनको, मैंने संरचना का क्या प्रभाव है उसका उच्चावच में वो लिख दिया। अब निष्कर्ष में महत्ता को दिखाते हुए और फिगर में उसको ये पार्श्व चित्रों के माध्यम से आप नीचे लिख दीजिए कि भारत के संरचना से बने विभिन्न उच्चावचों को हम निम्न प्रोफाइल चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाला आप मानचित्र को आप बना दीजिए ओवरऑल और आप सारे को दिखा दीजिए। और फिर नीचे निष्कर्ष में इन जो भी आपने ऊपर लिखा उसी का निष्कर्ष लिखा जाता है। तो आप इसको समराइज करके महत्व के साथ आप उस निष्कर्ष को लिख डालिए। यदि आप इस अप्रोच में लिखते हैं प्रश्न को, हमने दो अप्रोच बताया, एक पॉइंट देकर के संरचना VS हिमालय, संरचना VS प्रायद्वीपीय पठार, संरचना VS मध्यवर्ती मैदान एवं तटीय प्रदेश, संरचना VS द्वीप समूह, एक टॉपिक करके आप चाहे तो लिखिए, या फिर पैराग्राफ चेंज करें, जो हम बातें बोले जिस ढंग से उस ढंग से लिख दीजिए। क्या लिखना है वह भी हमने बता दिया पूरा। आप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और बार बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, और इसको आप लिखिए और पूरी आस्था के साथ। यदि आप इस ढंग से आप प्रश्नों को अप्रोच में इस ढंग से आप लिखते हैं तो काफी बेहतर अंक आएंगे। और अब चूंकि ऑप्शनल वैकल्पिक विषय खत्म हो गए हैं, तो उन जो पहले ज्योग्राफी में जो वैकल्पिक विषय में प्रश्न पूछे जाते थे वहां से प्रश्न उठाए गए, और ज्योग्राफी में ही नहीं जितने विषय हैं वह प्रश्न वहां से कुछ कुछ लेगा। जैसे क्लाइमेट से प्रश्न पहले उतना नहीं पूछे, संरचना से प्रश्न उतना नहीं पूछे, पिछले 2 बार से पूछे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप अध्ययन करें और बार बार लिखें, और किन्हीं को भी समस्या हो तो आप कमेंट में, आप क्लास में आकर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में आप मेंस की बेहतर तैयारी करें। वेदांता IAS आप सबके लिए तत्पर है। नमस्कार, धन्यवाद।